भारतीय इतिहास के अध्ययन के क्रम में गुप्त वंश में ये पार्ट 2 है, जिसके अंतर्गत जो छूटे हुए तथ्य हैं उनको हम यहाँ पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कुमारगुप्त प्रथम से। कुमारगुप्त प्रथम का कार्य पीरियड था 415 से लेकर 455 ईस्वी तक। इससे संबंधित जो प्रश्न आए हुए हैं उसको देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात गुप्त राजवंश के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गुप्त वंश के राज सिंहासन पर कुमारगुप्त प्रथम आसीन हुए थे। अगला, कुमारगुप्त प्रथम की माता का नाम क्या था? कुमारगुप्त प्रथम की माता का नाम ध्रुव देवी था। अगला पॉइंट है, कुमारगुप्त प्रथम के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, कुमारगुप्त प्रथम के पिता का नाम। अगला, कुमारगुप्त प्रथम का छोटा भाई गोविंद गुप्त कहाँ का राज्यपाल था? तो ये गोविंद गुप्त बसाड़ यानी वैशाली के राज्यपाल थे। अगला, कुमारगुप्त प्रथम की शासनावधि क्या थी? तो इनकी शासनावधि 415 से लेकर 455 ईस्वी तक। अगला पॉइंट है, कुमारगुप्त प्रथम के सुव्यवस्थित शासन का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? कुमारगुप्त प्रथम के सुव्यवस्थित शासन का वर्णन मंदसौर अभिलेख में मिलता है। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इन्होंने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। किस गुप्त शासक ने सर्वाधिक अभिलेख जारी किए? ये याद रखिएगा, सर्वाधिक अभिलेख जारी करने वाला गुप्त शासक है कुमारगुप्त प्रथम। अगला, गुप्त शासक कुमारगुप्त के अब तक कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? गुप्त शासक कुमारगुप्त के अब तक 18 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यहाँ कुमारगुप्त प्रथम के अभिलेख दिए हुए हैं, उनके प्राप्ति स्थान और जो उससे संबंधित विशेष तथ्य दिया हुआ है। आइए तो देखते हैं। कुमारगुप्त प्रथम के अभिलेख। तो पहला अभिलेख है बिलसर अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? बिलसर अभिलेख के बारे में हम लोग देख रहे हैं। बिलसर अभिलेख कहाँ है? एटा उत्तर प्रदेश में है। विशेष बात क्या है इस अभिलेख में? कुमारगुप्त का प्रथम अभिलेख 415 ईस्वी तिथि अंकित है। इसमें कुमारगुप्त प्रथम तक गुप्तों की वंशावली है। इसमें विशेष बात याद रखिएगा कि कुमारगुप्त प्रथम का ये पहला अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? पहला अभिलेख है और 415 तिथि इसमें अंकित है। और कुमारगुप्त प्रथम तक गुप्तों की वंशावली पूरी इसमें दी हुई किसमें? बिलसर अभिलेख में। बिलसर अभिलेख है कहाँ? एटा उत्तर प्रदेश में। कुमारगुप्त प्रथम का अगला अभिलेख है गढ़वा। गढ़वा के 2 शिलालेख। तो गढ़वा कहाँ स्थित है? इलाहाबाद यानी प्रयागराज में स्थित है। गढ़वा प्रयागराज से 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। किसी दान ग्रह को 10 व 12 दिनार दिए जाने का वर्णन इस शिलालेख में है। अगला देखते हैं, मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख दसपुर यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। यह लेख प्रशस्ति के रूप में है। इसकी रचना वसुभट्टी ने की थी। राजपाल बंधु वर्मा का उल्लेख, सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है मंदसौर अभिलेख में। अगला पॉइंट देते हैं, करमडंडा अभिलेख। करमडंडा अभिलेख है फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। इसकी स्थापना 436 में कुमारगुप्त प्रथम के मंत्री पृथ्वीसेन ने की थी। करमडंडा अभिलेख की स्थापना किसने की है? कुमारगुप्त मंत्री पृथ्वीसेन द्वारा की गई 436 में। अगला है मानकुवर अभिलेख। मानकुवर अभिलेख ये प्रयागराज में है। इसकी स्थापना 448 ईस्वी में बुद्धमित्र नामक बौद्ध भिक्षु द्वारा करवाई गई थी। ये किसका अभिलेख है? ये सभी अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के ही हैं। अगला देखते हैं, मथुरा का लेख। मथुरा का लेख ये स्थान क्या है? तो मथुरा उत्तर प्रदेश है। 454 ईस्वी की तिथि उत्कीर्ण है इस पे। धर्मचक्र उत्कीर्ण था मथुरा लेख में। अगला है सांची अभिलेख। सांची अभिलेख मिला है मध्य प्रदेश से। हरि स्वामी द्वारा सांची के आर्य संघ को धन दान में दिए जाने का उल्लेख है इसमें। टुमैन अभिलेख ये ग्वालियर में है। ये 435 ईस्वी की तिथि अंकित। इसमें गुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। तो ये सभी अभिलेख कुमारगुप्त के हैं। उदयगिरी गुहा लेख ये विदिशा मध्य प्रदेश में है। 450 ईस्वी का जैन अभिलेख मिला है। इसमें शंकर नामक व्यक्ति के द्वारा पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। अगला बंगाल से प्राप्त अभिलेख धनदेह ताम्रपत्र। ये राजशाही बांग्लादेश में स्थित है। धनदेह ताम्रपत्र 432 ईस्वी का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। इसमें कुमारगुप्त को परम भट्टारक महाराजाधिराज परम देवत कहा गया है। किसमें? धनदेह ताम्रपत्र में। अगला है दामोदर
दामोदरपुर तामपत्र, ये दिनाजपुर बांग्लादेश में है। इस प्रदेश में पूर्णवर्धन कहा गया है। इसे लेख में कुछ पदाधिकारियों के नाम भी दिए गए इस लेख में। बेग्राम तामपत्र, ये बोगरा बांग्लादेश में है। 447 ईस्वी का लेख है। इसमें गोविंद स्वामी के मंदिर के निर्वाह के लिए भूमिदान का वर्णन है। कुलाई ताम्रलेख, ये बंगुड़ा बांग्लादेश में है। भूमि विक्रय की राजकीय घोषणा का वर्णन है इसमें। अगला है जगदीशपुर ताम्रलेख, ये राजशाही बांग्लादेश में है। भूमि क्रय विक्रय का वर्णन है इसमें। अब यहाँ बात करते हैं कुमार गुप्तकालीन सिक्कों के प्रकार। कुमार गुप्त कालीन सिक्कों के प्रकार, तो अश्वमेध प्रकार के सिक्के जारी किए थे कुमार गुप्त ने। अश्वारोही प्रकार के, गजारोही प्रकार के, खड़ग निहंता प्रकार के, बीड़ाधारी प्रकार के, ब्याद निहंता प्रकार, धनुधारी प्रकार, कार्तिकेय प्रकार और मयूर प्रकार, इन सभी प्रकारों के सिक्के जारी किए गए थे कुमार गुप्त के द्वारा। अगला है कुमार गुप्त प्रथम की उपाधियां क्या क्या थी। कुमार गुप्त प्रथम को महेंद्रादित्य कहा जाता था, महेंद्र सिंह कहा जाता था, ब्याग बल पराक्रम कहा जाता था, गुप्त गुलाम चंद्र कहा जाता था, गुप्त कुल व्योम शशि कहा जाता था, श्री महेंद्र कहा जाता था, अश्वमेघ महेंद्र भी कहा जाता था, सक्रादित्य भी कुमार गुप्त प्रथम को कहा जाता था, ब्याद निहंता भी कुमार गुप्त प्रथम को कहा जाता था। ये सब उपाधियां थी कुमार गुप्त प्रथम की। अगला पॉइंट देखते हैं। समुद्रगुप्त के पश्चात किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। तो समुद्रगुप्त के पश्चात कुमार गुप्त प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। प्राचीन भारत में पुष्यमित्र नामक जाति का उल्लेख वायु पुराण तथा जैन कल्प सूत्र में मिलता है। कहाँ? वायु पुराण और जैन कल्प सूत्र में मिलता है। अगला है कुमार गुप्त प्रथम पशु का शिकार का अंकन किया गया है। तो कुमार गुप्त प्रथम की खग निहंता प्रकार के सिक्कों पर गेंडा पशु का अंकन किया गया है। अगला पॉइंट है कुमार गुप्त के शासन काल में पुष्यमित्र जात के आक्रमण का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। तो कुमार गुप्त के शासन काल में पुष्यमित्र जात के आक्रमण का उल्लेख स्कंदगुप्त के भीतरी लेख में मिलता है, स्कंदगुप्त के भीतरी लेख में। अगला पॉइंट है गुप्त काल में पुष्यमित्र जाति का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो पुष्यमित्र जाति का उल्लेख गुप्त काल में वायु पुराण तथा जैन कल्प सूत्र में मिलता है। अगला है अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किस गुप्त शासक ने किया था। अश्वमेध यज्ञ किया था समुद्रगुप्त ने किया था और कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। ये ध्यान देने वाली बात है कि अश्वमेध यज्ञ समुद्रगुप्त और कुमार गुप्त प्रथम द्वारा किया गया था। अगला कुमार गुप्त प्रथम के समकालीन पुण्यवर्धन भुक्ति का राज्यपाल कौन था। तो पुण्यवर्धन भुक्ति का राज्यपाल था चिरादत्त, जो कि कुमार दत्त प्रथम के समकालीन था। अगला कुमार गुप्त प्रथम के समकालीन पुण्यवर्धन भुक्ति के राज्यपाल चिरादत्त का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है। तो चिरादत्त का वर्णन मिलता है दामोदर के ताम्रपत्र लेख में। अगला कुमार गुप्त के समकालीन पश्चिमी मालवा क्षेत्र में स्थित दसपुर का राज्यपाल कौन था। तो ये पश्चिमी मालवा का दसपुर का राज्यपाल बंधु वर्मा था। अगला है कुमार गुप्त के समकालीन पश्चिमी मालवा क्षेत्र के राज्यपाल बंधु वर्मा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। तो बंधु वर्मा का उल्लेख मिलता है मंदसौर अभिलेख में। अगला कुमार गुप्त कालीन किस उच्च अधिकारी को उपरीक महाराज कहा जाता था। कुमार गुप्त कालीन में उपरीक महाराज कहा जाता था पृथ्वीसेन को। अगला है गुप्तकालीन प्रशासक पृथ्वीसेन का कार्य किस प्रदेश में था। तो ये अवध प्रदेश में था। अगला पॉइंट है कुमार गुप्त कालीन प्रशासक पृथ्वीसेन का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है। तो पृथ्वीसेन का वर्णन मिलता है करमडंडा अभिलेख में। अगला है कुमार गुप्त प्रथम किस धर्म का अनुयायी था। तो कुमार गुप्त प्रथम वैष्णव धर्म का अनुयायी था। कुमार गुप्त प्रथम के किस प्रशासक ने महात्मा बुद्ध की एक मूर्ति की स्थापना की थी। तो बुद्ध मित्र ने की थी ऐसा। अगला कुमार गुप्त प्रथम के किस राज्यपाल ने मालवा में सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। तो कुमार गुप्त प्रथम के राज्यपाल बंधु वर्मा ने मालवा में सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम द्वारा करवाई गई थी। अगला है चीनी यात्री वेनसान के विवरण के अनुसार नालंदा महावीरा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा कराई गई। तो कुमार गुप्त प्रथम। और वेनसांग के अनुसार जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा कराई गई। तो सक्रादित्य, किसके द्वारा। सक्रादित्य, जो कि कुमार गुप्त प्रथम को कहते थे। अगला कुमार गुप्त ने किस आक्रमणकारी को पराजित किया था। कुमार गुप्त ने पुष्यमित्र जातियों को पराजित किया था। अगला पॉइंट है अगला राजा है स्कंदगुप्त, जिनको क्रमादित्य भी कहा जाता है। स्कंदगुप्त का कार्य पीरियड है 455 से लेकर 467 ईस्वी तक।
स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु पश्चात गुप्त साम्राज्य के सिंहासन पर स्कंदगुप्त विराजमान हुए। गुप्त शासक स्कंदगुप्त की शासनावधि है 455 से 467 तक। गढ़वा अभिलेख तथा चांदी के सिक्कों में स्कंदगुप्त की अंतिम तिथि अंकित मिलती है 467 ईस्वी। गुप्त शासक स्कंदगुप्त का महत्वपूर्ण अभिलेख कौन सा है? तो गुप्त शासक स्कंदगुप्त का महत्वपूर्ण अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। अगला है किस अभिलेख में स्कंदगुप्त की प्रारंभिक तिथि 455 ईस्वी का उल्लेख मिलता है? तो ऐसा मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में। अगला है स्कंदगुप्त द्वारा निर्मित जूनागढ़ अभिलेख किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये गुजरात के सौराष्ट्र में प्राप्त हुआ है। अगला स्कंदगुप्त द्वारा होणुक पराजय की सूचना किस अभिलेख में मिलती है? तो स्कंदगुप्त द्वारा होणुक पराजय की सूचना मिलती है जूनागढ़ अभिलेख में। अगला स्कंदगुप्त ने होणुक को परास्त कर सौराष्ट्र प्रांत में किसे राज्यपाल नियुक्त किया था? तो स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र का राज्यपाल प्राणदत्त को बनाया था। अगला है स्कंदगुप्त के शासनकाल में किसने सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण कराया था? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में गिरनार के पुरपति चकपालित ने उसका पुनर्निर्माण कराया था। अगला किस जैन ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि स्कंदगुप्त कुमारगुप्त के बाद गद्दी पर बैठा? तो ये आय मंजूषी मूलकल्प में उल्लेख मिलता है। अगला है सर्वाधिक हुण आक्रमण किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुए? तो सर्वाधिक हुण आक्रमण हुए थे स्कंदगुप्त के शासनकाल में। अगला है हुण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो हुण थे मदेशिया के निवासी। हुणों का प्रथम आक्रमण किस गुप्त शासक के काल में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के काल में ही हुणों का पहला आक्रमण, ध्यान दीजिएगा, हुआ था। हुणों का प्रारंभिक नेता था खुशनवाज। हुणों का प्रारंभिक नेता कौन था? खुशनवाज था। अगला हुणों को भारतीय लोग किस नाम से पुकारते थे? हुणों को भारतीय लोग मलेच्छ कहते थे। हुणों का आक्रमण किस भारतीय ग्रंथ में मिलता है? तो सोमदेव की कथा सरित सागर में हुणों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अभी देखते हैं स्कंदगुप्त कालीन सिक्के। तो गरुड़ प्रकार के सिक्के, वेदी प्रकार के सिक्के, नंदी प्रकार के सिक्के, धनुर्धारी प्रकार के सिक्के, छत्र प्रकार के सिक्के, अश्वारोही प्रकार के सिक्के, इन सभी प्रकारों के सिक्के स्कंदगुप्त द्वारा जारी किए गए थे। अगला है गुप्त शासक स्कंदगुप्त का साम्राज्य किन क्षेत्रों में समाहित किया था? तो उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा नदी तक तथा पूर्व में बंगाल से पश्चिम में सौराष्ट्र तक गुप्त शासक स्कंदगुप्त का शासन था। गुप्त काल में सौराष्ट्र प्रांत की राजधानी क्या थी? गुप्त काल में सौराष्ट्र प्रांत की राजधानी गिरनार थी। अगला पॉइंट देखा जाता है। अगला है सुदर्शन झील का सर्वप्रथम निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील का सर्वप्रथम निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र के राज्यपाल पुष्पगुप्त वैश्य ने कराया था। अगला है मौर्य सम्राट अशोक के समय सुदर्शन झील पर बांध का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक के समय तुषास्प ने बांध करवाया था सुदर्शन झील पर। अगला शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के समय सुदर्शन झील का बांध टूटने पर किसने पुनर्निर्माण कराया था? तो शक शासक रुद्रदामन के समय सुदर्शन बांध टूटने पर जो उसके राज्यपाल सुविशाख ने बांध का पुनर्निर्माण कराया था। अगला गुप्त शासक स्कंदगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? तो गुप्त शासक स्कंदगुप्त वैष्णव धर्म का अनुयायी था। स्कंदगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? वैष्णव। अगला भितरी नामक स्थल पर किस गुप्त शासक ने विष्णु का प्रतिमा स्थापित करवाई थी? तो ऐसा कराया था स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने दक्षिण भारतीय शासक को मालवा में खदेड़ दिया। तो किसको अपना सामंत नियुक्त किया था? तो प्रभाकर को इन्होंने अपना सामंत नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त कालीन प्रमुख पदाधिकारियों के नाम। पर्णदत्त सौराष्ट्र का राज्यपाल था स्कंदगुप्त समय। सर्वनाग अंतर्वेदी यानी गमना द्वाब का विषयपति था। भीमवर्मन कौशाम्बी का राज्यपाल था प्रभाकर। पश्चिम मालवा का राज्यपाल था चकपालित। गिरनार का पुरपति था। स्कंदगुप्त की प्रमुख उपाधियां क्या थी? तो कर्मादित्य कहा जाता है, परम भागवत, देश रक्षक, सकारत, क्षिति पसतपति, विजिताव, निर्वनीपति, विक्रमादित्य कहा जाता है स्कंदगुप्त को। अगला किस अभिलेख में स्कंदगुप्त की तुलना चक्रवर्ती राम व युधिष्ठिर से की गई है? स्कंदगुप्त की तुलना चक्रवर्ती राम व युधिष्ठिर से की गई किस लेख में? तो ऐसा किया गया सुप्रिया लेख में। अगला है कि किस जैन ग्रंथ में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ बुद्धिमान तथा धर्मात्मा कहा गया है? स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ बुद्धिमान तथा धर्मात्मा कहा गया है आय मंजूषी मूलकल्प में। स्कंदगुप्त कालीन प्रमुख अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त कालीन जो कि सौराष्ट्र गुजरात में है। इसमें विशेष बात है कि 455 ईस्वी तिथि अंकित है। हुण आकमा सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का विवरण है। अगला स्कंदगुप्त कालीन अभिलेख है बिहार स्तंभ लेख, ये पटना में स्थित है। स्कंदगुप्त के समय के राजाओं पदाधिकारियों का नाम इसमें भीतरी स्तंभ लेख है। स्कंदगुप्त का ये गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है।
पुष्पमित्र जाति एवं हुणों के युद्धों का वर्णन है। अगला पॉइंट देखते हैं। कहोम स्तंभ लेक, ये गोरखपुर में। कहोम स्तंभ लेक कहाँ है? ये गोरखपुर में है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में मद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा का निर्माण कराया था। कहोम स्तंभ लेक में और वर्णन है। सुपिया का लेक, ये रीवा मध्य प्रदेश में है। गुप्तों वंशावली घटोत्कच समय से मिलती है। गुप्त वंश का घटोत्कच वंश कहा गया है। गढ़वा शिला लेक प्रयाग में है, प्रयागराज में। इसका अंतिम अभिलेख है गढ़वा शिला लेक। इंदौर ताम्रपत्र, ये इंदौर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। इंदौर ताम्रपत्र बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में सूर्य पूजा, सूर्य मंदिर के दीपक जलने का उल्लेख है। अब यहाँ दिया हुआ गुप्त वंश अवनति काल, तो जो इसके बाद के शासक हैं उनको देखते हैं। पुरुगुप्त, पुरुगुप्त जो है 467 से 476 ईस्वी तक इनका शासन काल है। 467 से 476 तक इन्होंने शासन किया है। किस गुप्त शासक के पश्चात गुप्त साम्राज्य की अवनति आरंभ होती? तो स्कंदगुप्त के पश्चात गुप्त साम्राज्य की अवनति आरंभ होती है। अगला, स्कंदगुप्त के पश्चात गुप्त के सिंहासन पर कौन बैठता है? तो ये बैठते हैं पुरुगुप्त। गुप्त शासक पुरुगुप्त कौन था? कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र था। स्कंदगुप्त का सौतेला भाई था। भीतरी मुद्रा लेख में पुरुगुप्त की माता का नाम महादेवी अनंत देवी कहा गया है। पुरुगुप्त की पत्नी का नाम क्या था? पुरुगुप्त की पत्नी का नाम चंद्र देवी था। गुप्त शासक पुरुगुप्त की शासना अवधि थी 467 से 476। परमार्थ की वसु बंधु जीवन वृत्त के अनुसार गुप्त शासक पुरुगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? गुप्त शासक पुरुगुप्त बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगला है, पुरुगुप्त काल में किस नगर का महत्व प्रतिपादित होता है? तो पुरुगुप्त काल में अयोध्या नगर का महत्व प्रतिपादित होता है। अगला, अयोध्या का उल्लेख किस गुप्तकालीन अभिलेख से मिलता है? तो ये करमनड्डा अभिलेख से अयोध्या का उल्लेख मिलता है। अगला है, गुप्त काल में अयोध्या में बौद्ध प्रतिमा का निर्माण किस बौद्ध भिक्षु ने करवाया था? तो अभय मित्र ने अयोध्या में बौद्ध प्रतिमा का निर्माण कराया था। अगला पॉइंट देते हैं, कुमार गुप्त द्वितीय। अगला राजा है कुमार गुप्त द्वितीय। पुरुगुप्त के पश्चात गुप्त साम्राज्य के सिंहासन पर कुमार गुप्त द्वितीय बैठता है। भीतरी स्तंभ लेख के अनुसार पुरुगुप्त के कितने पुत्र थे? तो इस भीतरी स्तंभ लेख के अनुसार पुरुगुप्त के कुमार गुप्त द्वितीय, नरसिंह गुप्त, बालादित्य पुत्र थे। अगला है, अब देखते हैं बुद्धगुप्त को। अगला राजा होता है बुद्धगुप्त। कुमारगुप्त द्वितीय के पश्चात गुप्त साम्राज्य सिंहासन पर आसीन होता है बुद्धगुप्त। किस साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि बुद्धगुप्त पुरुगुप्त का पुत्र था? तो ये नालंदा के मोहर से जानकारी मिलती है। अगला, बुद्धगुप्त की माता का नाम चंद्र देवी था। किस गुप्त शासक की प्रथम तिथि 470 ईस्वी का सारनाथ से लेख मिला है? तो ये बुद्धगुप्त का मिला है। अगला है, दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख में किस गुप्त शासक को परम भट्टारक महाराजाधिराज कहा गया है? तो ये बुद्धगुप्त को कहा गया है। अगला, स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों में सर्वश्रेष्ठ शासक किसे कहा गया है? तो स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों में सर्वश्रेष्ठ शासक बुद्धगुप्त को कहा गया। अगला, उत्तर गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं पर श्री विक्रम की उपाधि किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो ये बुद्धगुप्त से संबंधित है। अगला, गुप्त शासक बुद्धगुप्त को किस अभिलेख में पूर्वी मालवा का सामंत मात विष्णु का उल्लेख मिलता है? तो एरान अभिलेख में। स्कंदगुप्त पश्चात किसने गुप्त साम्राज्य की शक्ति एवं प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया? तो बुद्धगुप्त ने। गुप्त शासक बुद्धगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? तो ये बौद्ध धर्म था। अगला है, गुप्त शासक बुद्धगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? तो ये बौद्ध धर्म का था। अगला, किस अंतिम गुप्त सम्राट के समय गुप्त साम्राज्य सर्वाधिक विस्तृत था? तो ये बुद्धगुप्त के समय ही गुप्त साम्राज्य सर्वाधिक विस्तृत था, अंतिम समय में। अगला, कौन अंतिम गुप्त सम्राट था जिसने हिमालय से नर्मदा नदी तथा मालवा से बंगाल तक विस्तृत भूभाग शासन किया? तो ये थे बुद्धगुप्त। अगला, बुद्धगुप्त के मृत्यु के पश्चात गुप्त साम्राज्य कितने भागों में बटा? तो 3 भागों में। मगध क्षेत्र में नरसिंह बालादित्य, मालवा क्षेत्र में भानुगुप्त, बंगाल भाग में वैन्यगुप्त, ये 3 भागों में बांट लिया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगले राजा है नरसिंहगुप्त बालादित्य। बुद्धगुप्त के पश्चात गुप्त साम्राज्य के सिंहासन पर आसीन होते हैं नरसिंहगुप्त बालादित्य। भीतरी मुद्रा लेख में नरसिंहगुप्त की माता का नाम महादेवी चंद्र देवी था। अगला, गुप्त साम्राज्य के विभाजन किस गुप्त शासन काल में आरंभ हुआ था? नरसिंहगुप्त बालादित्य के काल में गुप्त साम्राज्य का विभाजन आरंभ हुआ। अगला, गुप्त नरेश मिहिरकुल का समकालीन गुप्त शासक था नरसिंहगुप्त बालादित्य। अगला, नालंदा मुद्रा लेख में बालादित्य को कौन सी उपाधि प्रदान की गई है? तो बालादित्य को परम भागवत कहा गया है।
गुप्त शासक नरसिंहगुप्त बालादित्य किस धर्म का अनुयायी था? तो बालादित्य ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगला देखते हैं, गुप्त शासक नरसिंहगुप्त बालादित्य किस बौद्ध विद्वान की शिष्यता ग्रहण की थी? नरसिंहगुप्त बालादित्य ने वसुबंधु नामक बौद्ध विद्वान की शिष्यता ग्रहण की थी, बौद्ध धर्म से शिष्यता ग्रहण की थी। गुप्त शासक नरसिंहगुप्त बालादित्य ने अपनी माता के कहने पर किस आक्रमणकारी को मुक्त कर दिया था? तो हूँ नरेश मिहिर को मुक्त कर दिया था गुप्त नरेश नरसिंहगुप्त बालादित्य ने। अगले शासक भानुगुप्त। गुप्त शासक भानुगुप्त का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो एरान अभिलेख मिलता है। अगला सती प्रथा प्रथम साक्ष्य एरान अभिलेख 510 ईस्वी में मिलता है। एरान अभिलेख में किस गुप्त शासक को संसार में सर्वश्रेष्ठ वीर, जगत प्रवीरों को महान राजा कहा गया है? तो भानुगुप्त को। एरान अभिलेख किस गुप्त शासक को संसार के सर्वश्रेष्ठ वीर, जगत प्रवीरों का महान राजा कहा गया है? तो ये कहा गया भानुगुप्त के बारे में। अगला है, गुप्त शासक भानुगुप्त ने किसके विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राप्त की थी? इस युद्ध को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई थी। तो गुप्त शासक भानुगुप्त ने हूणों के विरुद्ध सफलता प्राप्त की थी। अगले शासक है वैन्यगुप्त। गुप्त शासक वैन्यगुप्त के विषय में जानकारी के मुख्य स्रोत कौन से हैं? तो गूढ़ेधर ताम्रपत्र लेख जो कि बांग्लादेश के कोमिला में है। अगला शासक है कुमारगुप्त तृतीय। नरसिंह बालादित्य के पश्चात गुप्त साम्राज्य के सिंहासन पर कुमारगुप्त तृतीय बैठा। भीतरी तथा नालंदा मुद्रा लेख में कुमारगुप्त तृतीय की माता का नाम महादेवी मित्र देवी है। अगला, गुप्त वंश का अंतिम महान सम्राट शासक कौन था? तो कुमारगुप्त तृतीय। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त उर्फ चंद्रदित्य। यहाँ दिया है गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण, तो आइए उनको भी देख लेते हैं। आयोग तथा निर्भर उत्तराधिकारी शासन व्यवस्था का संघात्मक स्वरूप, प्रांतीय शासकों को विशेषाधिकार, बाह्य आक्रमण, हूण आक्रमण, उच्च पदों का आनुवंशिक होना, बौद्ध धर्म का अभाव, उच्च अधिकारी युद्ध, उत्तराधिकारी युद्ध, स्थानीय प्रांतीय राजाओं की स्वतंत्रता, सामंतवाद का विकास, केंद्रीय शक्ति दुर्बलता, साम्राज्य की विशालता, एकता विस्थापित का अभाव, सैन्य एवं प्रशासनिक शिथिलता, राष्ट्रवादी भावना का अभाव, पारस्परिक संघर्ष एवं विद्वेष, इन सब कारण से गुप्त वंश का। अब देखते हैं गुप्त संस्कृति। प्राचीन भारतीय इतिहास में किस राजवंश को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था? ये गुप्त राजवंश को जाना जाता है। अगला, गुप्त राजवंश को पैराक्लीन युग की संज्ञा किस विद्वान ने दी है? तो गुप्त राजवंश को पैराक्लीन युग की संज्ञा दी एल.डी. बार्नेट ने। किसने? एल.डी. बार्नेट। अगला, गुप्त राजवंश को स्वर्ण युग कहा है किसने? सर्वप्रथम किसने कहा? गुप्त राजवंश को सर्वप्रथम स्वर्ण युग कहा के.एम. मुंशी ने। अगला, गुप्त राजवंश को भारत का एलिजाबेथ व स्टुअर्ट काल की संज्ञा किस इतिहासकार ने दी है? तो वी. स्मिथ ने भारत का एलिजाबेथ व स्टुअर्ट काल कहा है गुप्त राजवंश को। अगला, गुप्त राजवंश को शेड युग की संज्ञा आर.सी. मजूमदार ने नहीं। अगला, गुप्त काल को पुनर्जागरण संज्ञा दिया है मैक्समूलर ने। गुप्त राजवंश के स्वर्ण युग के संदर्भ में प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी? तो साहित्य संस्कृति का विकास हुआ, विज्ञान कला का स्थापत्य का चरमोत्कर्ष था, भारतवर्ष की राजनीतिक एकता का बनी, धार्मिक स्वतंत्रता काल था, बृहत्तर भारत की अवधारणा की स्थापना, आर्थिक समृद्धि काल था, महान चक्रवर्ती सम्राटों काल था, पुरातन राजनीतिक एकता काल था, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था का काल था, भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार काल था। अगला पॉइंट देखते हैं, किस इतिहासकार ने गुप्त काल को गुप्त व कटक काल कहा है? तो आर.सी. मजूमदार और ए.एस. डंडेकर ने। गुप्तकालीन कला स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से? तो अजंता, बाग, धारसी, बनौती, घटोत्कच, औरंगाबाद की गुफाएं। अब बात करते हैं गुप्तकालीन प्रशासन की। गुप्तकालीन प्रशासन, तो केंद्रीय प्रशासन की बात कर लेते हैं। गुप्त काल में साम्राज्य की सभी संपूर्ण सर्वोच्च शक्ति जो है सम्राट में निहित होती थी। गुप्त काल में कौन सा शासन व्यवस्था प्रचलित थी? तो यहाँ राजतंत्रात्मक था। अगला है, राजा की सलाह देने वाले पंथी परिषद क्या कहलाती थी? तो अमात्य कहा जाता था। अगला है, गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये पाटलिपुत्र में थी। अगला, गुप्त साम्राज्य की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? द्वितीय राजधानी उज्जैन में थी। अगला, राज्यसभा का उद्देश्य किस गुप्तकालीन अभिलेख में मिलता है जिसके सदस्य सभ्य कहे जाते थे? ये प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। अगला पॉइंट देखते हैं, किस गुप्तकालीन ग्रंथ में मंत्री परिषद का उल्लेख मिलता है? तो मंत्री परिषद का उल्लेख मिलता है कालिदास के ग्रंथ तथा कमंडक के नीति शास्त्र में। अगला पॉइंट,
किस गुप्तकालीन ग्रंथ में मंत्रियों तथा अमात्यों के बीच अंतर स्पष्ट किया गया? तो कामांतक के नीति सार में मंत्रियों और अमात्यों के बीच अंतर स्पष्ट किया गया है। अगला पॉइंट है, कात्यायन स्मृति के अनुसार अमात्यों की नियुक्ति किस जाति वर्ण से होनी चाहिए? तो ये ब्राह्मण वर्ण से होना चाहिए अमात्यों की नीति, ऐसा कहते हैं कात्यायन। अगला, गुप्त दरबार के नवरत्नों का संबंध किस शासक था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से था। अगला, प्रयाग स्तंभ अभिलेख के अनुसार किस प्रकार का व्यवहार समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिण भारत के राजाओं के साथ किया? तो बंदी बनाकर मुक्त कर देना, यानी ग्रहण मोक्षानुग्रह किया था दक्षिण भारत के राजाओं के साथ। किसने? समुद्रगुप्त ने। अगला, गुप्त काल के प्रशासन में प्रथम कुलिक पदाधिकारी से क्या तात्पर्य है? तो गुप्त काल के प्रशासन में प्रथम कुलिक कहा जाता था मुख्य शिल्पी को। यहाँ अब दिया हुआ गुप्तकालीन प्रमुख केंद्रीय पदाधिकारी। तो कुमारामात्य क्या होता था? ये युवराज कुमारामात्य के कार्यालय को अधिग्रहण कहा जाता था। तो ये कुमारामात्य क्या होता था? युवराज होता था। कुमारामात्य के कार्यालय को क्या कहते थे? अधिग्रहण कहते थे। प्रतिहार क्या करता था? सम्राट के अंतःपुर का रक्षक था। महाप्रतिहार राजमहल के रक्षकों का प्रधान था। महाबलाधिकारी सेना का सर्वोच्च अधिकारी या महासेनापति होता था। संधि विग्रहिक युद्ध और शांति के मंत्री या विदेश मंत्री भी कह सकते हैं इसको। महादंड नायक ये मुख्य न्यायाधीश एवं सैन्य अधिकारी होता था। दंडपाल सिख पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी था। विनय स्थिति स्थापक धर्म नैतिकता था। मंदिर प्रबंधन का प्रधान अधिकारी था। खाट टपाकिक सम्राट के रंधनागार यानी रसोई घर का अध्यक्ष था। खाट टपाकिक महाअचपटली की आय व्यय का लेखा जो रखने वाला था। रण भंडागारी सैन्य सामग्री प्रबंधन का प्रधान अधिकारी होता था। यहाँ देखते हैं गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंत्री। ध्रुवभूति समुद्रगुप्त का खाद्य टपाकी तथा महादंड नायक था। हरिसेन ध्रुवभूति का पुत्र समुद्रगुप्त का कुमारामात्य संधि विग्रह था महादंड नायक था। शिखर स्वामी चंद्रगुप्त का कुमारामात्य था। पृथ्वीसेन शिखर स्वामी के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम तथा कुमारामात्य तथा महाबलाधिकृत था। कुमारगुप्त प्रथम का क्या था? कुमारामात्य तथा महाबलाधिकृत था पृथ्वीसेन। वीरसेन हरिसेन का पुत्र चंद्रगुप्त का संधि विग्रहिक था। आम्रकादव चंद्रगुप्त का सेनापति था। आम्रकादव कौन था? चंद्रगुप्त का सेनापति था। अब यहाँ बात करते हैं गुप्तकालीन जो प्रशासन है उसके बारे में जो प्रश्न पूछता है। तो देखते हैं गुप्तकालीन प्रशासन को। विकेंद्रीकृत, यहाँ देखिए प्रशासन दिया हुआ है विकेंद्रीकृत। तो जो प्रशासन था वो जो है हम 3 भागों में बांट सकते हैं, ग्रामीण, प्रांतीय और शहरी। ग्रामीण के गांवों के प्रकार 3 थे, ग्राम, पल्ली और गुल्म। जिसका नेतृत्व जो करता ग्राम अध्यक्ष या कुटुंबी करता था। फिर है प्रांतीय। प्रांतों के प्रकार कितने थे? 3 थे, देश, राष्ट्र या भुक्ति कहा जाता था। प्रांतों क्या कहा जाता था? देश, राष्ट्र या भुक्ति कहा जाता था। प्रांतों का नेतृत्व युवराज, गोप्ता या उपरी करता था। शहरी में परिषदों के प्रकार थे, शहरी परिषद, व्यापारियों का संघ और मुख्य लेखक। नेतृत्व करता सातवां नगर श्रेष्ठी प्रथम कार्यस्थ कहा जाता था। अब देखिए प्रांतीय प्रशासन की बात करते हैं। गुप्त काल में प्रांतों का अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो प्रांतों देश, अवनी, भुक्ति, राज्य। प्रांतों क्या कहा जाता था? देश, अवनी, भुक्ति और राज्य कहा जाता था गुप्त काल में। अगला, गुप्त काल में प्रमुख प्रांत कौन कौन से थे? तो गुप्त काल में प्रमुख प्रांत था सौराष्ट्र, पश्चिमी मालवा, पूर्वी मालवा, तीर भुक्ति, पूर्णवर्धन, मगध आदि। अगला, गुप्त काल में प्रांतों भुक्ति के प्रशासक को क्या कहा जाता था? तो उपरीक यानी राज्यपाल या गुप्ता कहा जाता था। अगला, गुप्त काल में प्रांतों भुक्ति के प्रशासक उपरीक या राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता था? सम्राट करता था। अगला, गुप्त काल में सीमावर्ती राज्यों के शासकों को क्या कहा जाता था? तो गोप्ता कहा जाता था। अगला, गुप्त काल में उपरीक राज्यपालों की नियुक्तियां प्राय कितने वर्षों के लिए होती थी? 5 वर्षों के लिए होती थी। अगला, भुक्ति शब्द सर्वप्रथम किस गुप्तकालीन अभिलेख में मिलता है? तो भुक्ति शब्द सर्वप्रथम प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। अगला है, गुप्त वंश के पतनों के समय कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था? गुप्त वंश के पतनों के समय सर्वप्रथम कौन सा राज्य, सर्वप्रथम सबसे पहले राज्य कौन सा स्वतंत्र हुआ गुप्त काल से? तो जूनागढ़। अगला, गुप्तकालीन प्रांतीय गवर्नरों उपरी की नियुक्ति व उसके अधिकारियों के संबंध में कौन सी जानकारी प्रमुख स्रोत उपलब्ध है? तो कुमारगुप्त प्रथम व विष्णुगुप्त दामोदर ताम्रपत्रों, बुधगुप्त स्तंभ लेख में प्रांतीय गवर्नरों उपरी की नियुक्ति आदि संबंधित उल्लेख है। अब देखते हैं जिला तथा नगर प्रशासन गुप्त काल में। गुप्त काल में भुक्ति प्रांतों का विभाजन किस प्रशासनिक इकाई में रूप में हुआ था? तो ये हुआ था विषय यानी जिला में।
गुप्त काल में विषय यानी जिला का प्रधान प्रशासनिक अधिकारी विषयपति या कुमारामात्य होता था। अगला पॉइंट देखते हैं। गुप्त काल के विषय यानी जनपद के कार्यालयों के अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी पुस्तपाल होता था। अगला है विषयकालीन प्रशासनिक समिति के सदस्यों को क्या कहा जाता था? विषय महत्तर कहा जाता था। अगला जनपद समिति के जो सदस्य होते नगर श्रेष्ठी, ये उद्यमपतियों का प्रमुख था। सातवां व्यवसायियों का प्रधान था। प्रथम कुली प्रधान शिल्पी होता था। प्रथम कायस्थ करने में लिपिकों का प्रधान होता था। अगला है गुप्त काल में नगर के प्रधान अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो ये पुरपाल कहा जाता था। अगला है गुप्त काल में विषय यानी जिला प्रशासन के मुख्य अधिकारी को विषय अधिष्ठान अधिकरण, गुप्त काल में विषय यानी जिला प्रशासन के मुख्य कार्यालय को क्या कहा जाता था? विषय अधिष्ठान अधिकरण कहा जाता था। अगला गुप्त काल में नगर में कर टैक्स एकत्र करने वाले अधिकारी को द्रांगिक कहा जाता था। गुप्त काल में नगर के कर को एकत्र करने वाले अधिकारी को द्रांगिक कहा जाता था। अगला गुप्त काल में धर्मशालाओं के पर्यवेक्षक को क्या कहते थे? गुप्त काल में धर्मशालाओं के पर्यवेक्षक को अवस्थिक कहते थे। अगला है गुप्तकालीन जिला विषय प्रशासन के उच्च अधिकारी। भंडारगारी क्या था? भंडार का अधिकारी था। दूरवाधिकरणी कौन था? ये भूमि व उपज संबंधी अधिकारी था। अचपटलिक था लेखा अधिकारी। सोलकिक क्या होता? शुल्क वसूल करने वाला अधिकारी। गोलमिक था वन अधिकारी। गोलमिक कौन था? ये वन अधिकारी होता था। सासेतु कौन था? यह ज्ञान को प्रारूप बनाने वाला था। दिवीर या करणी कौन होता था? लेखक होता था। कुलपुत्र कौन होता था? अचपटल के कर्मचारी को दुराचार पर रोक लगाना कुलपुत्र का काम होता था। अगला पॉइंट देखते हैं। गुप्तकालीन किस अभिलेख में ग्राम प्रशासन हेतु पंचमंडली का प्रयोग मिलता है? तो सांची अभिलेख में ग्राम प्रशासन हेतु पंचमंडली का उल्लेख मिलता है। अगला भारत के इतिहास यानी गुप्त वंश के संदर्भ में कुल्लवाप तथा द्रोण माप ये क्या था? ये भूमि माप थी। अगला गुप्त काल में गुप्तचर था पुलिस की कर्मचारी किस नाम से जाने जाते थे? गुप्त काल में गुप्तचर को दूत तथा पुलिस को भाट कहा जाता था। अगला गुप्त काल में चोर रज्जू शब्द का प्रयोग तात्पर्य है पुलिस अधिकारियों का एक वर्ग। चोर रज्जू कहते थे पुलिस अधिकारियों के एक वर्ग को। अगला गुप्त काल में विषय यानी जनपद की छोटी इकाई क्या थी? जनपद से छोटी इकाई क्या थी? तो वीथी या ग्राम समूह थी। अगला है गुप्त काल में ग्रामों के समूह को किस नाम से जानते थे? तो गुप्त काल में ग्रामों के समूह को वीथी, स्थान, स्थली, पेट, पट, पथक कहा जाता था। ये सभी नाम हैं ग्राम समूह के। गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो पंचमंडली या ग्राम जनपद। अगला है गुप्त काल में ग्राम प्रशासन संचालक कौन करता था? तो ग्राम पंचायत करती थी। अब अगला शेष दूसरे वीडियो में देखा जाएगा।